जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम पढ़ रहे हैं NCERT बोर्ड की क्लास 6 की पुस्तक जिसका नाम है हमारे अतीत यानी कि हिस्ट्री, भाग 1 अध्याय 5। यानी कि इससे पहले 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है। इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, हिंदी में अध्याय बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज पे मत जाना, जिसको जो समझ में आ जाए वो बेहतर है। इसलिए लगभग हिंदी और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बोलने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 को शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आ जाइए। चुनाव का दिन है, ठीक है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ये बैठे हैं शंकरन, सोच विचार कर रहे हैं। ये कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों में लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यज्ञ करके प्रतिष्ठित हो गए। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध करने वाला राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह की विजयों राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये बात ज्यादा गौर देने वाली है कि पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पहले से ही है। तो इस बात को भी देख के चलें। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे, तो ये बना लेना। ओके। अब आ गया सबसे बेकार शब्द, जिसका नाम है वर्ण। वर्ण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कितनी बेकार व्यवस्था है, इसको पढ़िए आइए। वर्ण क्या है। इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। किसने किया? पुरोहितों ने, ना कि द पावर ऑफ ऑलमाइटी ने। उसने नहीं, जिसने सृष्टि को रचा उसने नहीं। किसने? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसका था? ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान शासकों का था। दूसरा स्थान किसका था? शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। उनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना उनका काम था। ठीक है। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अच्छा, मतलब ये यज्ञ भी कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। इसको भी देखिए आप गौर से, यानी कि औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। उनको जो है इंसान की पदवी या फिर इंसान के बराबर वैल्यू नहीं दी गई, उन्हें भी मतलब शूद्र मान लिया गया। ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों? क्या वे लोग जिनको पुरोहितों ने शूद्र बता दिया, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनका जो ब्लड है वो किसी और कलर का है, वो रेड नहीं था? क्या वो खाना नहीं खाते थे? क्या वो मतलब क्या डिफरेंस क्या था? चल नहीं पाते थे? क्या था मतलब? वो इंसान नहीं थे क्या? शूद्र से क्या मतलब था? उन महिलाओं को या फिर उन लोगों को शूद्र क्यों बताया गया? और वो ये जो लिखा है कि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, पूजा करने का अधिकार नहीं था, क्यों नहीं था साहब? क्या मतलब था? तो ये बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। बाकी आपके मन में है या नहीं वो आप जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहा है ये पुरोहित का बच्चा? पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अव इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मतलब इनसे संपर्क अपवित्र हो गया साहब। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और किसी को नहीं करना चाहिए था। और जिन्होंने नहीं किया स्वीकार वो सच में एक मतलब साहसी लोग रहे होंगे मेरे जैसे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। हाँ, बिल्कुल सही नहीं था जन्म के आधार पर। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। हाँ, ये बढ़िया बात है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और क्या, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। बहुत सही। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था और होना भी चाहिए था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों किया होगा। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 और पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। यानी कि जो महायज्ञों को करने वाले राजा थे अब वो जन के ना होकर जनपदों के होने लगे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जहां बसने की जगह होता है, उसका मतलब। कुछ महत्वपूर्ण जनपद इसमें दिखाए गए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाने, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जो चित्र है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इस चित्र को एक बार गौर से देखिए फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह
के सुंदर और चिकने हैं, शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ओके, आ जाइए। अब हम कहाँ थे, उगाते थे पढ़ लिया था हमने यहाँ तक। क्या ये पढ़ लिया था ना सच में? मेरठ खुदाई से पता चला है कि हाँ पढ़ लिया था ये। अब हम हैं कि क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? यदि हाँ तो बताइए कौन सी थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये रहा चित्रित धूसर पात्र, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ओके, अब आ गए महाजनपद। जनपद के बारे में पढ़ लिया, अब शुरू हो रहा है तुम्हारा महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, ये मानचित्र है, देख लेना इसको। कौन कौन से जनपद हैं? उज्जैन है, कौशाम्बी है, हस्तिनापुर है, महाजनपद भी होंगे इसमें। समृद्ध और शक्तिशाली, समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी महाजनपद के राजा सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि पृष्ठ 84 पर चित्र में आप देखेंगे, आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। इसमें अध्याय 8 में महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। और ये अंतर आपको लिखने जरूर है। अगर कमेंट बॉक्स में ना लिखो तो अपनी डायरी में तो अवश्य ही लिखने हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोई दीवार है, इस पे व्यक्ति है, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, महाजनपदों तक हो गए थे हम, आ जाइए अब शुरू करते हैं। कर क्या होता है, कर के बारे में पढ़ेंगे हम। सॉरी, कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी कि कर की शुरुआत हो चुकी थी। महाजनपदों में आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? क्या देते होंगे हैं? कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन आया साहब।
इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर यानी कमकर कहा जाता था, उनको कमकार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? यदि हाँ तो फिर बताइए। बात आती है सूक्ष्म निरीक्षण पे। का है मगध, यानी कि आगे भी कुछ होगा खा पे। का पे है मगध। मगध के बारे में पढ़िए, मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। आगे देखिए कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु या फिर अजात शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। कहां तक फैला लिया था? उत्तर पश्चिमी भाग तक। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कहेंगे इसको, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना कहलाता है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशियाई के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? ब्यास नदी के किनारे तक। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि इंडियन आर्मी की जो धाक है, जो माहौल है, भौ डर जिसको बोलते हैं, वो पहले से ही धुआंधार रहा है इंडियन मिलिट्री का। और चलिए आगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको कवर करते हैं। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? उस अंतर को बताइए। अब बात आती है बज्जी की। बज्जी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ के बारे में देखो यहाँ दिया है, थोड़ा सा देखेंगे। गण, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ क्या? संघ अर्थात संगठन या सभा। आ जाइए। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। यानी कई लोग एक साथ कोई राज्य चलाते थे और वो सभी राजा कहलाते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा ले सकते थे। वाह, ये तो अच्छी बात है। आगे बढ़िए। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। कहां से लिया गया? दीघ निकाय से।
दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु यानी कि अजात शत्रु और बज्जी संघ, आइए अब इनके बारे में देखते हैं। अजात शत्रु, शत्रु ही कहो यार भाई, शत्रु शत्रु क्या है। अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। आगे क्या कहा उन्होंने, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर इसके आपको बताने हैं। चलिए आगे देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब आइए अब देखते हैं हम अन्यंत्र। अन्यंत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा दी जाती थी। कैसे की जाती थी? लॉटरियों द्वारा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। बताइए कितनी गलत बात है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। चलो ये तो कोई बात नहीं। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? है कहाँ था? चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर तो लगभग समाप्ति हो गया। अब ये उपयोगी शब्द और देखेंगे हम अभी। आ जाइए उपयोगी शब्द देखते हैं। पहला शब्द है राजा। अरे राजा के ऊपर चढ़ गया तीर। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर और ये पौधरोपण, गण अथवा संघ और तुम्हारा प्रजातंत्र। इन शब्दों के क्या मतलब है और इनकी जो है बारे में अपनी डायरी में लिखना है, ना भूलें आप। कल्पना क्या करनी है आपको कि वैशाली के उपसभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? जो भी सुना वो बता देना। आओ याद करें। ये चीजें आपको याद करनी है। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आप महाजनपद की राजा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में ये आ गई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 300 साल पहले। महाजनपद लगभग ये 3000 रहा हमारा। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। उसी प्रकार महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण दीघ निकाय का लेखन है, ये लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। उसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आओ चर्चा करें और आओ करके देखें। ये सब काम आपको करने हैं। ये है और उसके बाद में चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। तो ठीक है दोस्तों, अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।